हेलो दोस्त, नमस्ते भाई। आपका जो एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ 11 तारीख को, तो उसमें जैसे क्वेश्चन आए हैं वैसे क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पहले ही पूछे जा चुके हैं। कुछ भी नया क्वेश्चन एग्जामिनर ने नहीं बनाया है। ठीक है, तो मैंने एक सैंपल पेपर तैयार किया, आप इसको सॉल्व करिए। हो सकता है कि आपको इसमें आपके अपकमिंग पेपर्स में सीधे सीधे क्वेश्चंस देखने को मिले, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है भाई, शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। एक पिरामिड का बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी ईच साइड 20 सेंटीमीटर है। पिरामिड की सलांट हाइट 30 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा है पिरामिड की वर्टिकल हाइट बताइए। तो दोस्त, ये एक पिरामिड का बेस हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। इसकी जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये हो गया सेंट्रोइड। यहां से आप ऊपर की तरफ हाइट उठाएंगे, ये हाइट हो जाएगी। एपेक्स एपेक्स से बेस के किसी भी कॉर्नर तक की डिस्टेंस होती है स्लांट एज, तिर्यक किनारा, ये 30 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको हाइट निकालनी है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। जो डाटा आपको दिया है उसी का यूज करके आपको निकालना है, मतलब उसी में राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करना है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 20 है, तो ये जो है ये सरकम रेडियस हो जाएगी। सरकम रेडियस क्या हो जाएगा? 20/√3। तो आपको पाइथागोरस लगाना होगा। भाई 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, तो 10 तो आएगा ही आएगा, इनटू अंडर रूट में। अब ध्यान समझिएगा भाई, यहां 10 का 3 गुना है ना, 3 का स्क्वायर 9। यहां 10 का 2/√3 गुना है, 2/√3 का स्क्वायर 4/3। तो ये आ जाएगा 9 3 27 -4 23, 10√23/3 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये वर्टिकल हाइट हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस सवाल का। ठीक है, आपको पूरे में पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, जितना आपको मल्टीपल मिल जाए उसको पहले ही बाहर निकाल लो। ये देखिए सवाल, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 8 साल एगो वॉज 5:7। प्रेजेंट से 8 साल पहले ए बी की एज का रेशियो 5:7 था, और 8 साल के बाद ये रेशियो 9:11 हो जाएगा। सी की जो प्रेजेंट एज है वो बी से 13 साल कम है, और डी की जो प्रेजेंट एज है वो ए से 8 साल कम है। तो सी और डी की एज का सम आपसे पूछा गया है। देखिए, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 8 साल पहले का रेशियो दिया है, प्रेजेंट से 8 साल बाद का रेशियो दिया है। ये रेशियो 5:7 है, रेशियो 9:11 है। देखो, ए की एज 5 से 9 4 बढ़ी है, बी की एज 7 से 11 4 बढ़ी है। डिफरेंस यहां ऑलरेडी सेम दे रखा है, अगर सेम नहीं होता तो हम सेम बनाते हैं। अभी रेशियो में कितना डिफरेंस आ रहा है? 4 का, जबकि ईयर्स में कितना गैप है? 16। प्रेजेंट से 8 साल पहले 8 साल बाद की बात करेंगे ना, तो 4 के वैल्यू 16 साल आ जाएगी। आपको चाहिए प्रेजेंट में ए और बी का प्रेजेंट में क्या रेशियो है भाई मेरे दोस्तों। ये 8 साल पहले की कहानी है, तो प्रेजेंट में 8 साल आगे जाना होगा। 16 साल का मतलब 4 यूनिट है, तो 8 साल का मतलब 2 यूनिट है, तो इसमें 2 यूनिट ऐड कर दीजिए मेरे दोस्तों। ये ए और बी की प्रेजेंट का रेशियो आ जाएगा 7:9। ठीक है ना? तो प्रेजेंट में एज कितनी है? 4 गुना होगा भाई, 28 साल हो जाएगी ए की, और बी की हो जाएगी 36 साल। तो ये ए और बी की प्रेजेंट एज आ गई 28 और 36। सी की एज जो बी से 13 साल कम है, तो सी की एज आ जाएगी -13। डी की जो एज है वो ए से 8 साल कम है, तो डी की एज आ जाएगी दोस्तों -8। दोनों का सम पूछा है, सी और डी की एज का सम ये रहा 20, और ये प्लस का 23 हो जाएगा मेरे दोस्तों 43 ईयर्स। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलो ये बताइए, सवाल नंबर आपके सामने 3। ये बोल रखा है, यदि एक 6 अंकों की संख्या है 572x57z(x, y, 8), ये 7 11 13 से डिविजिबल है, तो x - 2y + z का मान। आप सभी को पता है कि 7 11 13 मैजिकल नंबर है, इनका प्रोडक्ट 1001 होता है। अगर कोई भी संख्या 7 11 13 तीनों से कट रही है ना, 6 डिजिट की, तो रिपीटेशन से बनेगी 3 डिजिट के। शुरू के 3 और आखिरी के 3 डिजिट सेम होने चाहिए। यानी कि अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 578 है तो ये भी 578 होगा। तो मुझे सभी के मान पता चल गए। तो x का मान 5, y का मान 7 दूनी 14, और z की वैल्यू हो जाएगी 8। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों -1। तो -1 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ये बताइए अगला, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का सम और उनका डिफरेंस 512 और 496 है। अगर एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या कौन सी है? आपको पता है दो संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
अगर दो संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ का सम दे रखा है, उनका डिफरेंस दे रखा है, तो क्या आप एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाल सकते? जवाब दीजिए भाई, एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, है भाई। तो मेरे दोस्तों इन दोनों को आप जोड़ के आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 504। क्लियर? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या है? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोला करो। इन दोनों का एवरेज और एचसीएफ निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो इन दोनों को घटा के आधा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 8। तो यहां से यूनिट डिजिट मेरे दोस्तों 2 हो रहा है, तो यहां से भी मेरे प्यारे भाई एक संख्या 72 है, तो दूसरी संख्या ये दोनों तो हो नहीं सकती, ये भी नहीं होगी, ये आ जाएगा 56। भाई 72 गुणा 56 करोगे तो ही तो यूनिट डिजिट 2 आएगा मेरे दोस्तों। 2 छिक्का 12 है। एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर नंबर्स का प्रोडक्ट, दैट शुड बी सेम। बोलो, बात समझ में आई? बहुत ही बेहतरीन और आसान सा सवाल था मेरे दोस्तों, ये करिए। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर 25√3 मीटर हाई फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द लेवल ग्राउंड ऑन इट्स अपोजिट साइड आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स? भाई आपके पास एक टावर है, कितनी हाइट का? 25√3 मीटर की हाइट का टावर है। इसके दोनों ओर 2 पॉइंट हैं, उनसे एलिवेशन एंगल 45 और 60 डिग्री का बन रहा है। तो इसके दो साइड 2 पॉइंट हैं, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपसे पूछा है इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो 45 के सामने 25√3 है, तो ये भी 25√3 हो जाएगा। 60 के सामने 25√3 है, तो ये भी 25 हो जाएगा मेरे दोस्तों। इन दोनों का सम आपको निकालना है। √3 होता है 1.732, तो 25 25 50 तो आएगा ही। अभी √3 का मतलब 1.732, मैंने ब्रेक करके लिख लिया। 1 अलग, 0.732 अलग। 25 का 0.7 टाइम्स करेंगे तो 175, यानी कि 17.5, लगभग 18 आएगा। तो 68 के नजदीक आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इतनी बुद्धि काम करनी चाहिए पेपर में, ऐसा नहीं कि गधों की तरह 25 की 1.732 में गुणा करने लग रहे हैं। ब्रेक करो, √3 को क्या लिखोगे? 1.732, 1 अलग, 0.732 अलग, अलग अलग गुणा करेंगे। टुकड़ों में गुणा करनी है, टुकड़ों में जोड़ना है। 3 फ्रैक्शन है एक्स वाई जेड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब स्मॉलेस्ट को हम ग्रेटेस्ट से डिवाइड करते तो रिजल्ट आता है 9/16, विच एक्सीड्स y बाई 0.0625। यदि x प्लस वाई प्लस जेड 2 सही 3/12 है, तो आपसे पूछा है x प्लस जेड का, x प्लस जेड की वैल्यू पूछी है। देखिए 3 फ्रैक्शन एक्स वाई जेड, एक्स सबसे बड़ा है, जेड सबसे छोटा है। साल में दे रखा है जब सबसे छोटे को सबसे बड़े से भाग करते तो 9/16 आता है। और ये जो रिजल्ट आया 9/16, ये y से कितना ज्यादा है? ये y से 0.0625 ज्यादा है। 0.0625 है क्या? ये 6.25% है, 1/16 है ये, यानी कि ये 1/16 एक्स्ट्रा है। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 8/16, हाफ। y की वैल्यू हाफ आ गई। सवाल में आपको दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड 2 सही 3/12, एक्स प्लस जेड पूछा, तो x प्लस जेड कितना आ जाएगा? 2 सही 3/12 का क्या मतलब है? 3 चौक 12, फर्जी का लिख रखा है 9/4, 4 दूनी 8, ठीक हो जाएगा ना, 9/4। तो 9/4 में से 1/2 घटा देंगे, y उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 2/4। 9/4 माइनस 2/4, 7/4 इसका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो साधारण सवाल है दोस्त, ये बनाओ। यदि 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 है, तो 8x³ माइनस 36x स्क्वायर प्लस 54xy स्क्वायर माइनस 27y³ माइनस 340 का मान क्या होगा? करो। देखिए सवाल में सीधा सीधा फॉर्मूला ही दिख रहा है ये क्यूब का, लेकिन इजी बता रहा हूं। सवाल में इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है, तो आप एक वेरिएबल को 0 कर दीजिए। आपने यहां पे y को 0 कर दिया, y को 0 करने से सारी चीज 0 हो गई, सब कुछ 0 हो गया मेरे दोस्तों। y को आपने 0 किया, 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। 2x की वैल्यू 7 है, तो 8x³ क्या हो गया मेरे दोस्तों? 2x का होल क्यूब है ना, 7³ 7³ माइनस 340, ये बचा ना 340, तो क्या आ जाएगा? सवाल का उत्तर 3। तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर है।
ठीक है जी। चलिए ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 8। अनुप ने कुछ जो है कुछ कलम 9500 रुपए में खरीदे, कोई दिक्कत नहीं। 40% कलमों को 12% के लॉस पर और शेष कलमों के एक तिहाई को, रिमेनिंग के एक तिहाई को 25% के प्रॉफिट पर। ओवरऑल 10% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे रिमेनिंग पेन्स को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचना चाहिए? ओके, सवाल में ये दे रखा है, देखिए ध्यान से। 95, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं होगी, आपको जो है आंसर परसेंटेज में बताना है। 40% पेन टू फिफ्थ होता है और आपको करना है भाई रिमेनिंग का 1/3, 1/3 ऑफ रिमेनिंग। तो बटे 5 और बटे 3 आ रहा है, तो मैंने टोटल पेन 15 मान लिए, 15। तो 15 का 2/5 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 6। 6 पेन को बेचा 12% के लॉस पे, बचे 9, रिमेनिंग 9। 9 का 1/3 कितना हुआ? 3। 3 पेन बेचा 25% की प्रॉफिट पे, रिमेनिंग बचा मेरे दोस्तों 6। रिमेनिंग 6 पेन को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा जाए कि ओवरऑल 10% का प्रॉफिट? ओवरऑल, यही तो सवाल है। तो रेशियो आ गया मेरे दोस्तों 6 3 6 का, किससे चला जाएगा? 3 से। 2:1:2। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो बताओ क्या होगा भाई? तो दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन ऑफ डेविएशन। यहां देखिए टोटल 5 आर्टिकल है, 5 आर्टिकल पे कितने रुपए का हो जाएगा? 50 का। यहां पे 2 पे कितना हो रहा है? माइनस का 24। 1 पे कितना हो रहा है मेरे दोस्तों? 25। क्लियर? तो ओवरऑल होना चाहिए 50। तो ये 1% ही हुआ, तो यहां कितना होगा? 49%। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर 49% का, 2 आर्टिकल पे 49 का, तो एक पे कितना हो जाएगा? 49 का आधा, यानी कि 24.5%। तो 24.5% के प्रॉफिट में बेचना होगा आपको रिमेनिंग पेन्स को। आंसर ए है। क्लियर है? सरल सवाल था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये बताइएगा जी। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 4:5 है। एवरेज स्कोर मैथमेटिक्स में सारे बॉयज गर्ल्स का 70 है। अगर गर्ल्स के एवरेज स्कोर बॉयज से 30% ज्यादा है तो बॉयज का एवरेज स्कोर। ये वही सवाल भाई, एक क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? 4:5। और एवरेज स्कोर की बात करी जाए तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर बॉयज से 30% ज्यादा है। अगर बॉयज का 10 है तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर 13 है। तो पूरी क्लास का एवरेज स्कोर कितना आएगा? 40 + 65, यानी कि 105/9। ये पूरी क्लास का एवरेज स्कोर आएगा। सवाल में इसके लिए 70 दे रखी है, तो कितने गुना? 35 तिया जो 105 और 35 दूनी 70, 3 से 9 3 बार जाएगा, तो 1 की वैल्यू 6। 1 यूनिट जो है मेरे प्यार में 6 पार्ट हो गया। तो बॉयज का एवरेज स्कोर 10, 10 की वैल्यू आ जाएगी 60। 60 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर है डी। ठीक, चलिए ये बताइएगा। सिंपल इंटरेस्ट एक सम ऑफ मनी पर पी पर R% पर एनम के हिसाब से 3 साल का 11,250 है और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम सम पर 2 साल के लिए सेम रेट से 7,650 है। तो आपसे प्रिंसिपल और रेट परसेंटेज पूछा है। जवाब दो मेरे दोस्तों। प्रिंसिपल भी बताना है, रेट परसेंटेज भी बताना है। देखिए सवाल में रेट परसेंटेज अलग अलग है हर ऑप्शन में, तो आप रेशियो लेके कर सकते हो। मैं आपको पूरा डिटेल में भी बता देता हूं, वो मजा आएगा आपको। सवाल में 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर बराबर होता है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? बटे 3 है भाई। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? ये 3750 रुपए 1 साल का। तो दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट भी 3750 रुपए होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर। अब मेरे प्यारे भाई 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, यानी कि 7500 हो गया, 150 रुपए एक्स्ट्रा, ये आ गया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही होता है ब्याज पर ब्याज। ये 150 रुपए ब्याज किस पे मिला होगा? 3750 पर मिला होगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। बोलो। 3750 पर 150 रुपए का ब्याज मिला है, तो कितना परसेंट है मेरे प्यारे भाई? ध्यान से दिखेगा, ये जो है बटे 25 ही तो हो रहा है भाई। 25 से कम 25 और 12 25 पंजे 125, 1/25 टाइम्स है, यानी कि मेरे दोस्तों 1/25 ब्याज की दर है 4%। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा।
3750 का 4% आ जाएगा मेरे दोस्तों। कोई तकलीफ? ये आपने बता दिया। अगर आपसे जैसे प्रिंसिपल पूछा है मेरे दोस्तों, है भाई, तो 150 का ये 25 गुना है मेरे दोस्तों 3750। प्रिंसिपल क्या होगा? इसका भी 25 गुना। प्रिंसिपल हो जाएगा 3750 का भी 25 गुना मेरे प्यारे भाई, ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि रूट एक्स माइनस 1/√x √14 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के अंडर रूट का मान बताओ, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। देखिए 2 बार स्क्वायर करना है, रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 1/x ब्रैकेट में k स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 16। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या आ जाएगा? k स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 256 माइनस 2 254 आ गया। 254 का जो अंडर रूट है वो अप्रोक्स 16 ही आएगा। तो यही ऑप्शन करेक्ट है। क्या है इस सवाल में दिक्कत? ए ऑप्शन। ये बताइएगा सवाल नंबर 12 ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। 10 25 इंटू कॉट 65 माइनस कोसेक स्क्वायर 65। आपको दिख रहा है भाई? ये 10 25 कॉट 65 ही हो गया ये दोस्तों। तो कॉट स्क्वायर 65 माइनस कोसेक स्क्वायर 65 ये -1। कॉट स्क्वायर थीटा ये माइनस कोसेक ही हो जाएगा ना, कोसेक स्क्वायर थीटा ये भी -1 हो गया। तो ऊपर तो -2 है, बटे में कितना है मेरे दोस्तों? देखिए बटे में पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो आंसर निगेटिव आएगा, ये दोनों तो है नहीं है भाई। साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 7 प्लस साइन स्क्वायर 9 प्लस डॉट डॉट साइन स्क्वायर 85। ये कितने टर्म है? बोलो कितने टर्म है? तो आपका जवाब होगा सर 85 माइनस 5 40, सॉरी 80, 80/2 40 प्लस 41 टर्म्स है। ये 41 संख्या लिखी हुई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है ना। तो यहां पे अगर एंगल का सम 90 है तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1 होता है। ये 41 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। सभी का पेयर बन जाएगा, हर पेयर से एक एक आएगा, लेकिन बीच में एक नंबर बचता है साइन स्क्वायर 45 जिसका किसी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। 41 टर्म है, 40 संख्या पेयर बनाएंगी, हर पेयर से एक आएगा तो 20 बचा। साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यानी कि मेरे दोस्तों ये अपॉन में 41/2 बचेगा। तो आंसर है इस सवाल का -4/41, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये बताइए यदि x प्लस वाई 5/6 के बराबर है और 1/x प्लस 1/y 7.5 है तो x³ प्लस y³। देखिए आप जानते हैं यहां से जैसे ही आप एलसीएम लोगे एक्स वाई ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई। x प्लस वाई 5/6, कोई तकलीफ नहीं। 7.5 का मतलब 15/2। बोलिए तो 5 तिया 15 और ये 2 तिया 6। ठीक है भाई? तो भाई ये 3 को जब मैं बटे में ले आऊंगा तो 1/9 आ जाएगी एक्स वाई की वैल्यू। एक्स वाई 1/9 आ गया। आपसे x³ प्लस y³ पूछा है तो x³ प्लस y³ बराबर x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। 3xy का मतलब 1/3 हो जाएगा दोस्त। क्लियर है ना? तो 5/6 इंटू ये 12/36, 25/36 में से 12/36 घटाएंगे 13/36। क्लियर है? तो 65/216 करेक्ट आ रहा है जी इसका, ऑप्शन नंबर सी। आसान सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे। ये बताइएगा अगला, यदि √x प्लस 3/√x 4 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² इंटू x² माइनस 82। करो। मुझे एक पता है कि इस सवाल में अंडर रूट से पावर 2 में जाना है तो 2 बार स्क्वायर करना। भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई? x प्लस 9/x कितना आएगा? k स्क्वायर माइनस 2 होता है ना फॉर्मूला, तो 16 माइनस 2, लेकिन यहां 3 आ रहा है तो 3 से भी गुणा होगी यानी कि 10। फिर से स्क्वायर करूंगा तो आप जानते कि एक्स स्क्वायर प्लस 81/x² क्या आएगा? k स्क्वायर माइनस 2, 100 माइनस 2, लेकिन मेरे दोस्तों 9 से भी गुणा होगी ना तो 82, 82 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि जो इस सवाल का आंसर आएगा x² इंटू x² माइनस 82 -81 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, 2 बार स्क्वायर करना है भाई। एक रटा रटाया पैटर्न है, जब 82 इधर आएगा तो x² माइनस 82 बराबर मेरे दोस्तों कितना?
-81/x²। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर की इधर गुणा हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -82 कितना आ जाएगा? -81। क्लियर है? बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनाए गए हैं। पहले तो +-1 से ही काम चल जाता था। ये पाई चार्ट शो करता है 1600 एम्प्लॉय डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जिसमें मेल फीमेल का रेशियो दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है? अच्छा, ये टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। देखिए परसेंटेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लीजिएगा डाटा इंटरप्रिटेशन का। ये बताओ, एक मर्चेंट जो है वो गुड्स का जो सेल प्राइस है फिक्स करता है कॉस्ट प्राइस से 31% अबव, और फिक्स प्राइस से 13% कम में सामान बेचता है। प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। पहले एक आदमी ने 31% का मार्कअप कर लिया, फिर मार्क प्राइस फिक्स करके उस पर 13% कम पे बेचा, यानी कि 13% डिस्काउंट दे दिया। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो 31 और -13 का सक्सेसिव ही तो होगा। है भाई, 31 -13 -31 गुणा 13/100 है भाई, यानी कि 4.03 हो जाएगा ना, 403/100। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 18 में से 4.03 घटाएंगे तो 13.97%। चलिए ये बताओ, एक संख्या को 20% बढ़ाया, फिर 27% घटाया, फिर फर्दर 10% बढ़ाया, तो नेट इंक्रीज डिक्रीज कितना होगा नंबर्स में? देखिए आप इस सवाल को मेरे दोस्तों रेशियो से भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। पहले क्या करा आपने, 20% बढ़ाया, फिर 27% घटाया, फिर 10% बढ़ाया, कि इनकी फ्रैक्शन वैल्यू भी इजीली बन जाएगी मेरे दोस्तों। लेकिन 20 और 10 का सक्सेसिव कितना होता है भाई? कैसे भी कर लो, गुणा ही तो होता है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना। 20% बढ़ाओ 10% बढ़ाओ तो कितना आ गया? 32% इंक्रीज हो गया। तो आपको 32 और -27 का नेट इफेक्टिव निकालना था। तो 32 -27 5 माइनस, क्लियर है दोस्त? 32 गुणा 27 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 810 और 34, 810 और जो है ये 54 आ जाएगा। 8.64, यानी कि मेरे प्यारे भाई ओवरऑल आया 3.64% डिक्रीज। 3.64 डिक्रीज आ जाएगा, यानी कि अप्रोक्स में 4% डिक्रीज है। बी ऑप्शन। हालांकि इतना अप्रोक्स नहीं देना चाहिए एग्जामिनर को। अच्छा, निकटतम इंटीजर में पूछा है, हाँ 4% डिक्रीज है। 32 और -27% का। ठीक है भाई, चलिए आगे चलेंगे। ये बताइएगा, एक ट्रेन 400 मीटर और 295 मीटर लंबे दो पुलों को 75 सेकंड में और 60 सेकंड में क्रॉस करती है। अपोजिट डायरेक्शन में 97.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैरेलल ट्रैक्स पर चल रही 325 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में यह ट्रेन कितना समय लेगी सेकंड में? चलो जी करके बताओ। एक ट्रेन 400 मीटर लंबे और 295 मीटर लंबे पुल को पार करने में 75 सेकंड और 60 सेकंड लेती है। इसका मतलब 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में 75 और 295 मीटर लंबे पुल को पार करने में 60 सेकंड। तो बीच के जो 15 सेकंड का गैप है, इसमें ट्रेन कितनी लेंथ गई है? तो आपका जवाब होगा सर जी 100, 5 105। ट्रेन 15 सेकंड में 105 मीटर जाती तो 1 सेकंड में 7। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो 7 मीटर पर सेकंड आ गई। चलिए अब मुझे इस ट्रेन की लंबाई भी निकालनी होगी। ये ट्रेन अगर 1 सेकंड में 7 मीटर जा रही है, ट्रेन 60 सेकंड में कितनी जाएगी? 420 मीटर। 420 मीटर जाएगी ट्रेन कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। लेकिन 420 मीटर में 295 मीटर लंबा तो पुल ही है ना, तो ट्रेन की जो लंबाई होगी मेरे दोस्तों वो ये होगी, घटा दीजिए। क्लियर है? यानी कि 125 मीटर लंबी ट्रेन है। आप बोलोगे जी सर 125 मीटर लंबी ट्रेन है ना। अब ध्यान से सुनेगा। अब आपसे पूछा है कि ये ट्रेन एक अपोजिट डायरेक्शन में चल रही दूसरी ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस करेगी? 97.2 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18। तो 18 पंजे 90 और 4 चौक 72, यानी कि 27। इस दूसरी ट्रेन की स्पीड 27 मीटर पर सेकंड है। पहली ट्रेन की स्पीड 7 मीटर पर सेकंड।
दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, कितना टाइम लेंगी? तो 325 प्लस 125 कितना हो गया मेरे दोस्तों? ये 450 मीटर हो गया टोटल। 425 से 25 जाते 450 मीटर लेंथ जाएंगी दोनों ट्रेन। कितनी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी? 27 + 7 34। ठीक है ना, 34 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो इतना सेकंड लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। 450/34 सेकंड, यही है ना। 5/18 जो है, तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा भाई, कट नहीं रहा पूरा पूरा। 400 मीटर और 295 मीटर लंबे ब्रिज को 75 सेकंड और 60 सेकंड में, तो ट्रेन 15 सेकंड में कितना गई है? 105 मीटर। तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 7 मीटर पर सेकंड। ट्रेन 60 सेकंड में गई 420 मीटर। 420 में से 295 घटाएंगे तो 125 मीटर ट्रेन की लंबाई है। दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही 325 मीटर लंबी है पैरेलल ट्रैक्स पे, तो ये हो जाएगा 450 मीटर टोटल लेंथ है। रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 34। तो 450/34 सेकंड, भाई यही आना चाहिए सवाल के डाटा के हिसाब से आंसर। ऑप्शन गलत है, कोई बात नहीं, या टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, पर आंसर इसका यही आएगा। चलो आगे की तरफ चलेंगे। ये 18 से 24वां सवाल कैसे आ गया इतना जल्दी? सवाल है आपके सामने 19 नंबर। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 25। बोट एंड स्टीम का सवाल हर शिफ्ट में आ रहा है, इसको ध्यान से करिए। एक नाव की शांत जल में चाल 25 है। 33 से 3% ज्यादा टाइम लगता है एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में स्टिल वाटर में डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में। तो आपसे पूछा है कि ये बोट 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितने समय में जाएगी। देखिए अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड ये है, नाव की स्टिल वाटर में स्पीड ये है। सवाल के अकॉर्डिंग स्टिल वाटर में डाउन स्ट्रीम से 33 जो है ज्यादा समय लगता है, यानी कि डाउन स्ट्रीम में 3 यूनिट लगेगा तो स्टिल वाटर में 4। टाइम का रेशियो तो स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 4:3 है। सवाल में नाव की स्टिल वाटर में स्पीड 25 दे रखे, 3 की वैल्यू 25 तो 1 की वैल्यू 25/3, 4 की वैल्यू 100/3। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 100/3 km/h। कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड 100/3 है, तो 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? 75 बाई ये डिस्टेंस बटे स्पीड, 25 या 75, 25 चौका 100, आ जाएगा जी 9/4। 9/4 आवर का मतलब 2.25 आवर्स। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक, चलिए ये बताइएगा। सवाल है आपके सामने 20, करना। ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो 5:8 है। ओके, प्रति महीने ए 7400 बचत करता है, बी 6500 की बचत करता है, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:2 है। तो बी की मंथली इनकम जो है वो आपसे पूछिए क्या होगी। बी की मंथली इनकम, देखिए ये जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सवाल है। ए और बी की मंथली इनकम 5:8 के रेशियो में, जबकि ए और बी की बचत जो है वो 7400 रुपए और 6500 रुपए है। ठीक है, और उनके खर्चों का रेशियो इनकम में से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा? सेविंग, खर्चा 1:2 के रेशियो में। बी की मंथली इनकम निकालने कुछ भी नहीं, 5 दूनी 10, 8 एकम 8। तो डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहां कितने का डिफरेंस है? 7500, और ये मेरे दोस्तों 65 और 148। 65 और 148 के बीच में डिफरेंस है 83 का। 2 की वैल्यू 8300 रुपए हो गई। ठीक है भाई, 65 और 148 हो जाएगा ना, डिफरेंस 83। तो सवाल में पूछा बी की मंथली इनकम 8 यूनिट की वैल्यू पूछिए, तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालने तो आप इसको 4 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। तो 32,000 प्लस 1200 यानी कि 33,200 रुपए। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिएगा सवाल नंबर 21 की तरफ।
पूछा है 5,120 रुपए की धनराशि 15% पर एनम चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जब ब्याज 10 मंथली कंपाउंड करते हैं 2.5 साल में कितनी हो जाएगी। एक बात बताओ, 2.5 साल का मतलब क्या होता है? 30 महीने, 24 महीने और आधा 6 महीने, 30 महीने हो जाएगा ना। अगर 30 महीने का समय है, 10 मंथली कंपाउंड कर रहे हो तो 10-10 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, एग्जैक्ट 10-10 महीने की। आप बोलोगे जी सर ब्याज की दर 1 साल में 15% है, तो 10 महीने में कितना ब्याज होगा? 1 साल में 15%, 1 महीने में इतनी परसेंट, 10 महीने में ये अभी 150/12, 12.5%। 12.5% ब्याज की दर है, 1/8। 1/8 ब्याज की दर है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/8 हो जाएगा एक साइकिल का। 3 साइकिल पूरी बन रही हैं, यानी कि 729/512। 512 इन्वेस्ट करोगे तो 729 अमाउंट हो जाएगा। 512 की वैल्यू दे रखी है 10 गुना, तो आंसर भी 10 गुना आ जाएगा। ये रहा, ठीक है भाई। चलो सवाल नंबर 22। ए और बी मिलकर एक काम को 26 सही 2/3 दिन में, बी और सी 48 दिन में, ए और सी 30 दिन में करते हैं। सवाल के अकॉर्डिंग ए और बी मिलकर एक काम को कर रहे हैं 26 सही 2/3 यानी कि 80/3 दिन में, और बी और सी उस काम को कर रहे हैं 48 दिन में, जबकि ए और सी कर रहे हैं सेम काम को 30 दिन में। पूछा है ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो यहां पे एलसीएम आ रहा है मेरे दोस्तों 240। ये टोटल वर्क है, यहां से ये एफिशिएंसी आ जाएगी जी 9, यहां से मेरे दोस्तों आ जाएगी 5, और यहां से आ जाएगी जी 8। आपसे पूछा ए 60% काम कितने दिन में करेगा, तो ए की निकालनी है। ए यहां भी है, ए यहां भी है, इन दोनों को जोड़ के ये वाला घटा दो। 9 8 17 -5 12, 12 का आधा 6, तो ए की एफिशिएंसी 6 आ गई है। क्लियर है। 60% काम करना है ए को, टोटल 240 है, 240 का 60% करना है, यानी कि मेरे दोस्तों इतना काम। तो कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। ठीक है भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नेक्स्ट आगे चलेंगे जी। सवाल आपके सामने है 23, ये बताइएगा। पाइप ए और बी एक टैंक को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेला पूरे टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोला और टैंक 20 सही 4/7 घंटे में भर गया, तो आप बताओ x का मान। कितना बढ़िया सवाल है भाई। पाइप एक टैंक को भरता है 16 घंटे में, पाइप बी भरता है 24 घंटे में, दोनों फिलिंग पाइप है। पाइप सी एक ड्रेनेज पाइप है जो खाली करने काम करता है, और तीनों पाइप मिलकर पूरे टैंक को मेरे दोस्तों भरते हैं 20 सही 4/7 यानी कि 144/7 घंटे में। तो यहां पे एलसीएम तो मेरे दोस्तों 144 ही आ जाएगा। अभी तो इसकी एफिशिएंसी 9, इसकी 6, और तीनों की एफिशिएंसी मेरे दोस्तों 7। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर। तो आपको निकालने सी की एफिशिएंसी। एक बात बताओ, ए प्लस बी की 9 और 6 15 हो रही है, जबकि तीनों की 7 है, तो सी की एफिशिएंसी -8 है। अभी 9 6 15 -8, तभी तो 7 आएगा। तो सी की एफिशिएंसी -8 यूनिट खाली करने की है मेरे दोस्तों। 144 यूनिट को खाली करने में 8 के हिसाब से कितना घंटे लग जाएंगे? 18। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए ये बताओ, चलो यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -8 है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -11 है, तो आपसे ये पूछा है, करो है क्या ये? जैसे ही आप एलसीएम लेंगे ए बी सी, ऊपर हो जाएगा जी ए स्क्वायर, यहां बी की कमी है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पूछा है। करिए है भी, एबीसी दिया होता तो हम एज्यूम भी करते। यहां पे आपको फॉर्मूला लगाना है भाई। सबसे पहले एबीसी कैसे निकलेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -11
माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। माइनस करेंगे तो ये 3 × 8 = 24 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 24 × 1 = 25 माइनस 11 माइनस का 36 आ जाएगा। माइनस 36 बराबर 3abc। तो एबीसी की जो वैल्यू हो वो तो -12 आ गई भाई, -12। अब बताओ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मेरे दोस्तों ध्यान से देखेंगे, ये दिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी यानी कि -8। तो 8 दूनी 16 और 1 17, तो -17/12 बनेगा जी ऑप्शन नंबर बी, -17/12। चलेंगे लास्ट क्वेश्चन। बोलो जी। एक घड़ी को 25% के प्रॉफिट में बेचा जा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि घड़ी के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को 75 रुपए घटा दें, ओके, तो नया प्रॉफिट 30% होगा। तो आपसे पूछा घड़ी का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ये है ना ओरिजिनल विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ये सवाल भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का है, सीपीएसपी। एक घड़ी को 25% प्रॉफिट में बेचेगा, 25% प्रॉफिट का मतलब 4 का समान 5 में। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों को 75 रुपए घटाया जाए तो प्रॉफिट 30% होगा। 30% प्रॉफिट का मतलब 10 से 13 मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां पे 13 चौका 52, 10 पंजी 50, डिफरेंस आ जाएगा मेरे दोस्तों 2। यहां कितने का है? 75 × 10, 75 × 13, तो डिफरेंस आ जाएगा 3 × 75 का। 2 की वैल्यू मेरे दोस्तों ये आ गई। सवाल में पूछा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू पूछे 5, यानी कि दोनों तरफ से आपको 2.5 गुना करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 2.5। ठीक है भाई, तो एंड में 5 आएगा। ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, ये वाले, ठीक है ना। 25 या 75 ही होता है, तो 75 की 7.5 में गुणा करने, तो 75 का स्क्वायर 56 25 हो गया ना, ये वाला है। एक डेसिमल लग जाएगा बस भाई, है तो 75 × 75 ही, एक डेसिमल ही तो लगाना है, तो 562.50। बहुत शानदार सवाल है दोस्त, सवाल एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराया जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। चलिए दोस्त, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बाय।